जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। आपको प्रकृति पथ का व्यू है ना, जहाँ हम चल रहे हैं ना वहाँ पर। अब देखिए इसमें जो पहले तो क्या दिया हो, पहले तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु, मतलब हमारा वो कैंप जहाँ पर है ना। और फिर उसके बाद में प्रकृति पथ की दूरी टोटल 3 किलोमीटर। हम लोग ऐसे जाएंगे और ऐसे घूम के आएंगे, है ना। तो पहले से हमको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं कहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ना, तो पहले से बता देंगे इधर से आएंगे 3 किलोमीटर। फिर इसमें जो पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियाँ दिए हुआ है, सागौन, साजा, भिर्रा, धावड़ा, मोयन, अचार, आंवला, तेंदू, पीपल, तीनसा, लेंडिया, पलास, अर्जुन, मुंडी, कुसुम इत्यादि। और बांस, इनको जानते हैं ना, और बांस भी है ना। अब ये वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य प्राणी ये यहाँ हमको नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जंगल को सत्यानाश कर दिया पहले ही, है ना, पूरा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। यहाँ तो हम ये कहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर हमने वृक्षारोपण किया है ना, प्लांटिंग किया है, ठीक है। तो फिर भी अब ये इससे लगे हुए जो जंगल है, इसमें क्या दिखता है, ये एक तो क्या दिखा है, ये बारहसिंगा यहाँ नहीं है ना, बारहसिंगा नहीं है। नीलगाय है यहाँ, चीतल है यहाँ, बाघ का भी मूवमेंट है यहाँ पर, तेंदुए का भी मूवमेंट है, जंगली सुअर का भी मूवमेंट है यहाँ पर, भेड़ की भी है, सांभर भी है यहाँ, लंगूर, काला मुंह का जो होता है ना लंगूर होता है, लाल मुंह का बंदर होता है, ठीक है। ये दोनों में क्या अंतर है, ये होता है शाकाहारी लंगूर, और लाल मुंह का बंदर जो होता है वो सर्वाहारी होता है। फिर ये लकड़बग्घा जो बचा हुआ मांस खाता है ना, वो लकड़बग्घा। सियार भी पाया जाता है, भालू भी है इधर हमारे, है ना, आगे पूरे जंगल में बोरपानी वगैरह उधर आगे भालू भी है। उसके बाद खरगोश भी है, मोर भी है, बगुला है, सही जानते हैं आप लोग, जो कांटे फेंकती है, कांटे फेंकती है, कांटे फेंकती है क्या वो है, कांटे छोड़ती है क्या, कांटे छोड़ती है क्या, नहीं कांटे नहीं छोड़ती है। मतलब वो ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही हम लोग जाते हैं ना तो कांटे से मतलब जो है छोड़ती है और हमारे को मतलब जैसे तीर जैसे हाथ लगते हैं वो, है ना, आके ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान से सुन लेंगे आप, है ना। इससे ही जो है कांटे छोड़ती जरूर है जब, लेकिन वो कांटे पुराने हो जाते तो वो छोड़ देती, जितने कांटे पुराने। और ये करती क्या है अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे ही कोई भी उसको खाने वाला या कोई शिकारी आया तो क्या करता है, अपनी मतलब वो पूरे फैला लेता है, तो ऐसा बड़ा हो जाता है वो, तो वो देख के ही मतलब जो है वो भाग जाता है ना, शिकारी जो भी होता है ना उसको भाग जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में जंगली कुत्ता, सोन कुत्ता, ये भी पाया जाता है हमारे यहाँ। कबर बिज्जू भी पाया जाता है हमारे यहाँ। दूधराज क्या होता है, क्या है दूधराज, पक्षी होता है ना, क्या है ये, कुछ महत्व है इसका। दूधराज क्या है, हमारा राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है ना हमारा दूधराज। फिर उसके बाद में बाज क्या होता है, पक्षी होता है। ये क्या करता है, सांप को खाता है ना, इसको शिकरिया दूसरा होता है क्या, तो ये क्या करता है, ऊपर मतलब ऐसा होता है, ऊपर से इसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है और ऐसा कर देखता है, वो दूर से देख लेता है, वो आया धीरे धीरे फट झपट्टा मारा चला गया। उल्लू क्या होता है, देखा है ना इसको, इसकी क्या खासियत है, क्या खाता है ये, बहुत सारे कीट खाता है ये, है ना, कीट खाता है ये, सर्प भी खाता है ये, है ना, रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, सरीसृप बोलते हैं जिनको, रेंगने वाले, उनको भी खाता है ये। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण खासियत होती है
कि ये इसकी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कितनी डिग्री? 270 डिग्री। हार्नेबिल धनेश, ये क्या बोलते हैं इसको, खटखट, वो है, क्या खाता है ये कठफोड़वा वो है, ये भी दिखता है, ये कठफोड़वा लकड़ी को कट कट करके ऐसे उसमें खाता रहता है। ग्रीन मैदान देखेंगे, यहाँ पर देखें ना, बिठाना है, हाँ बिठा बिठा के ठीक रहता है। वो चलने चलने में थोड़ा आगे गंदा है भी कहाँ लगाया क्या और पूरा मतलब जो पानी गिर रहा है उन पे सारी की सारी मिट्टी जो है कट के नीचे आ रही है। और पेड़ पौधे नहीं रहने के कारण उनको बता दिया था पहले मैंने कि पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं वहीं वाटर रिचार्जिंग होता है, ठीक है ना। तो उनको वो फिर समझ गए, ठीक है ना। तो हम लोग जो है हमारा जो दृष्टि, हम जब जाते हैं ना तो पर्यावरण पे ज़्यादा हम ध्यान दें। हाँ, और हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ कहाँ कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो उसको अपन अपने दिमाग में रखें और वैसा करें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए, मैं अभी आ रहा था, एक सरपा नदी पड़ी, क्या नाम है, सरपा ही है ना, सरपा नदी आती है ना। तो वो नदी देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा कि नदी है इसलिए या पानी है इसलिए? क्या पेड़ पौधे? बिल्कुल सही, ये आपने मतलब जो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि क्या अच्छा लगा। ये चॉकलेट मेरी तरफ से, ऐसी चॉकलेट सबको मिलेगी, ध्यान रखिए। वहाँ पर क्या है, मुझको ये अच्छा लगा उस नदी में कि पानी तो है, वहाँ पानी बह रहा है अभी, है ना। और पानी जो बह रहा है ना, वो उसका एकमात्र कारण है कि इसके चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ पानी, इधर भी सब तरफ जंगल है। तो पानी जो वर्षा का पानी आता है ना, वो कैसे रिचार्ज होता है बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन वर्षा का पानी जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं वहीं पर रिचार्ज होता है, वहाँ आता है और रिचार्ज भी वहीं होता है, धरती के अंदर वहीं जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, एक वहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगी कि उसके किनारे, अब मैंने जितनी दूरी तक देखा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, उसके किनारे बांस लगा हुआ है। तो बांस को देखते है ना, बांस लगा हुआ है ना। हाँ। तो बांस का क्या करता है, बांस क्या खासियत है बांस में? पानी वो स्टोर करके रखता है शायद वह नहीं। बांस क्या करता है? बांस वहाँ किनारों पर लगा हुआ है, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ लगे रहते हैं, थे या दूसरे पेड़ पौधे होते, लेकिन जो बांस वहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो पूरे किनारों को, तटबंधों को बांध के रखा हुआ है। वहाँ की मिट्टी इधर से उधर नहीं होने दे रहा है, मिट्टी को नदी में नहीं आने दे रहा है, ठीक है ना। तो हमको अभी, जैसे कि अभी कौन सा अभियान चला था, स्वच्छता अभियान, उसके बाद कौन सा चला, अभी मिशन लाइफ, यानी जीवन के लिए अभियान, वो बताऊंगा मैं अभी बाद में, जीवन के लिए अभियान। अब ये भी अभियान चलाना पड़ेगा हमको कि जो है नदियों के किनारे, उनके तट, जितने तट हैं और उनमें दूरी, कुछ दूरी पर चौड़ी की चौड़ी पट्टी लेकर उनमें पेड़ पौधे ऐसे लगाएं जो पेड़ पौधे उसकी मिट्टी को कटने से बचाए, बांध के रखे, है ना। तो एक तो वो काम है उसका वहाँ पर, है ना। और भी मतलब नदियों के किनारे जो पेड़ लगाए, पेड़ मतलब लगते हैं या नेचुरल उगते हैं, वो जो मिट्टी को रोकते हैं, वो पेड़ कौन सा, अर्जुन का, जो नदियों के किनारे पाया जाता है, और वो ज़्यादा कहीं नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं कि कुछ रोड किनारे भी कहीं कहीं हमने देखा है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है या नमी रहती है, वहाँ पर वो पेड़ रहता है। कौन सा, अर्जुन का।
अर्जुन के पेड़ की खासियत क्या है, उसकी जो छाल होती है ना, उसका काढ़ा हम पीते हैं, वो हार्ट के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है ना। तो साथ साथ जहाँ जहाँ जिसका जिसका नाम आता तो छोटे छोटे से मैं उसका उपयोग भी बताता जाऊँगा, है ना। तो एक तो वो लगता है वहाँ पर, कहाँ देखो, दोनों किनारों पे। और वहाँ जब आप नदी के तट पे जाएंगे तो दिखेगा कि आपको उसकी जड़ें कैसे बांध के रखी है मिट्टी को, है ना। एक वो हो गया, फिर जामुन है, बरगद भी है, और हाँ बरगद मतलब बड़, है ना, बड़। फिर उसके बाद में क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण पेड़ करंजी। हमको मतलब जो है जहाँ पर जैसे जंगल है, मैं बाग बगीचे, इधर ध्यान देंगे इधर, 2 घंटा ज़्यादा नहीं, 2 घंटा, है ना, ध्यान दो आप। मैं डिस्टर्ब, मैं फिर भूल जाता, फिर आप ही पूछूंगा कहाँ पर था मैं, है ना। तो क्या है कि बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ जंगल में या कहीं पर भी, जैसे नदी के किनारे लगाना है, खेत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जंगल में ऐसे पेड़ हमको लगाना चाहिए जिनका बीज वहाँ के क्लाइमेट में, जलवायु में और वहाँ की मिट्टी में उगकर बड़ा हो जाए। उसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं उसको? यानी जो बीज से उगे हुए पौधे जहाँ रहते हैं तो वो रीजनरेशन कहलाता है। छोटे छोटे पौधे रहते हैं ना, है ना। तो ये पौधे क्यों आवश्यक हैं? बीज से उगे हुए पौधे क्यों आवश्यक है? देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं उनकी एक उम्र होती है। क्या होती है? एक उम्र के बाद वो मृत हो जाते है ना। तो जैसे कि सागौन का झाड़ है, हमने उसको 40 साल की उम्र में काट दिया। क्यों काटा? इसलिए कि वो आड़ा टेढ़ा है, अच्छा निकल जाएगा। जब हम काटते हैं ना तो 4-5 उससे पीके निकलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे लेंडिया का पेड़ है, सीरस का भी है, बहुत सारे जंगल में ऐसे पेड़, उनको काटा हमने तो पीके निकलते हैं, बल्लियाँ बनती, उसके जलाव भी मिलती, सब मिलता है। लेकिन हम अगर मान लो सागौन के पेड़ को, अगर मान लो उसकी उम्र 80 साल है, तब हमने काटा नीचे से, तो फिर उसमें पीके नहीं निकलने के, मर जाए। तो जब तक के जंगल में बीज से उगे हुए पेड़ नहीं रहेंगे तब तक कि वो जंगल सुरक्षित नहीं है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। समझ गए ध्यान से आप लोग? बीज से उगने वाले पौधे भी वहाँ पर चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही नदियों के किनारे जो तटबंध है उनमें भी मतलब ऐसे बीज से उगे वाले पौधे होना, है ना। कहाँ तक के लगाएंगे हम? तो हम ऐसे पेड़ लगा देना, तो जैसे करंज है वहाँ आ जाता है, बांस भी आएगा वहाँ। लेकिन बांस में क्या खासियत है भाई? ये तो हो गया तटबंध, है ना। बांस में और क्या क्या खासियत है? बांस की खासियत सुन लीजिए आप, है ना। बांस में बीज 40 वर्ष में एक बार आता है। बांस की उम्र कितनी होती है? औसत 40 वर्ष। बीज उसमें 40वें वर्ष या जब भी उसकी उम्र समाप्त होती है उस साल। और हम क्या करते हैं, जैसे बीज आता है कब? मई के महीने में। ये बांस क्या होता है? पेड़ है क्या है ये? घास। किसने बोला घास? ये चॉकलेट है, घास। बांस क्या होता है? घास होता है। तो बांस की उम्र कितनी बताया मैंने आपको? औसत 40। ये क्या होता है कि जैसे बांस में 40वें साल में बीज लगते हैं, पुष्प आते हैं उसमें, है ना। उसके बाद वो मर जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं उसको, जैसे बीज गिरते हैं उसके बाद पूरा का पूरा बांस जो ऐसे लगे रहते हैं ना सब काट लेते हैं। और वैसे नहीं काटते हम लोग, पूरा का पूरा बांस नहीं काटते। कैसे काटते वो भी बताऊंगा मैं। तो बीज गिरता है कब? जून के महीने में। बरसात आती है कब? जून के महीने में। जंगल में हमारा जो पूरा छिंदवाड़ा जिला था, जिला है, उसमें जो है जितने जंगल है उनमें बांस सभी जगह था पहले, है ना। सभी पूरे जंगल में और अच्छा बांस था। लेकिन अब नहीं है, अब समाप्त हो गया। बांस, निस्तार का बांस हमारा कहाँ से आता है? बालाघाट से आता है। यहाँ पर भी ऐसे हमने जो प्लांटेशन लगाए हैं, हमने जो स्वयं लगाए हैं, उनसे भी बांस मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितनी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो बांस कहाँ से आ रहा है?
बांस क्यों समाप्त हुआ हमारे, जैसे कि जून में उसके बीज गिरे, और ये कैसे मतलब पुष्पन इसमें या बीज पूरे, जैसे क्या हुआ कि पता लगा कि अम्बाड़ा के पूरे जंगल में एक साथ इसमें बीज आते हैं, एक साथ पुष्पन होता है। या एक यूँ कह लो छिंदवाड़ा जिले का पूरा, अब वो वहाँ की प्रकृति या उनके बांस के ऊपर निर्भर करता है ये कि उसकी उम्र वहाँ की कब पूरी हो रही है ना। लेकिन पूरा जैसे सौंसर तहसील है या पाड़ुना तहसील, पूरा बांस एक साथ आ जाता है ना, और वो गिरता है। और वो जब गिरता है ना तो बरसात के दिन में जैसे घास उगता है ना, वैसे नज़दीक उग जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। शुरू में जब रहता है ना ये, छोटे छोटे पौधे रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब इन परिस्थितियों में वहाँ पर मवेशी अगर घुसती है, हमारा जो कानून है, हमारा जो जंगल का कानून है, उसके अनुसार क्या होता है कि हम लोग जब भी बांस का बीज या बांस में बीज आता है उसके बाद हम 5 साल के लिए वो जंगल को बंद कर देते हैं। बंद कर देते मतलब मवेशी का प्रतिबंध, मवेशी जाने पर रोक लगा देते हैं चरने पे, ठीक है ना। अगर इन परिस्थितियों में मवेशी वहाँ पर घुसती है तो मवेशी इतने बुरी तरह से चरती है उसको कि पूरा वो धीरे धीरे, तो ये क्या है, ये अवैध रूप से चरी है मवेशी, है ना, यानी अपराध है ये, लेकिन चर गई। तो ऐसा धीरे धीरे होता गया और ये धीरे धीरे हमारा बांस जो है फिर आए नहीं वहाँ, चरते गई मवेशी और फिर ये खत्म। और दूसरा अवैध कटाई भी, ढंग से नहीं काटना, है ना, पूरा काट डालना, है ना ये। और बांस इस तरह समाप्त हुआ। अब बांस की मतलब बांस का ऑक्सीजन, बांस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अवशोषित होती है ना ये जो इतना बड़ा बांस का पेड़ है ना, और यहाँ कोई दूसरा ये जैसे ये सागौन का पेड़ है ना, इन दोनों की तुलना करें, ये दोनों बराबर एक साइज के लगते हैं ना, तो ऑक्सीजन उत्पादन करने में दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये 30% ऑक्सीजन ज़्यादा देता है और 30% कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवशोषित करता है, ठीक है ना। तो बांस में भी खासियत है, एक तो मिट्टी कटाव को रोकता है और ऑक्सीजन का भी उत्पादन ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि बांस का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ये देखा, अभी अम्बाड़ा देखा, फिर मैं और भी गांव से और भी बहुत सारे गांव घूमता हूँ तो बांस लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? मेड़ों पे, है ना, निजी खेत जो है ना उनकी मेड़ों पे लगा हुआ है। अब उन जो किसान हैं उनको मतलब बांस का प्रबंधन उतना अच्छे से आता नहीं। तो हमारे जो मेरा बीट गार्ड है हमारे, उनसे भी मेरा अनुरोध है गांव वालों को बताएं कि मतलब कैसे इसका प्रबंधन होता है। क्योंकि मैंने देखा कि जब जैसे ये बांस का भिर्रा आप पीछे देख लो, ये दोनों भिर्रे देख लो आप, है ना, ये बांस का काम हो गया मतलब इससे कुछ भी नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? कि समय पे हमने इससे बांस नहीं निकाला। जैसे हमने बांस रोपण किया या जंगल में हुआ तो वो 5 साल बाद बांस काटने योग्य हो जाता है। कितने साल बाद? 5 साल। फिर उसके बाद में हमने एक बार काट दिया, फिर 5 साल बाद फिर काटने योग्य हो जाता है। तो ऐसा मतलब ये 40 साल तक चलता रहता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये बांस में कौन से बांस होते हैं? इसको बोलते हैं भिर्रा, इसको ये कहलाता है भिर्रा, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं बम्बू क्लम्स। बांस भिर्रा या बम्बू क्लम्स, है ना, क्लम्स, ठीक। तो इसमें जो है बांस कितने प्रकार के, मतलब इसमें कौन से बांस होते हैं? एक तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि कोमल बांस निकलते हैं, उनको कहते हैं करला। क्या कहते हैं उनको? करला, है ना। तो उनका अचार भी बनता है, वो सब्जी भी बनती है। छत्तीसगढ़ में इसका अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है, काहे की करला की। तो वो 1 साल वाला होता है। फिर जो 1 साल बाद जो है बांस, जो हरा हरा रहता है ना, जो आपका करला होगा ना तो उसके ऊपर पत्तियां दिखाई देती है, आपने कहा पत्तियां दिखती है, वो जो सफ़ेदपन है ना, वो करला है नीचे सबसे ज़्यादा। अब फिर उसके बाद में आता है मोहिला, है ना। तो वो होता है कितने साल का? 2 साल का मोहिला, है ना। फिर उसके बाद में तीसरे साल क्या कहलाता है? वो पकिया, जो गहरा हरा होता है। ये सब पकिया है, इसमें ज़्यादातर पकिया है।
है ना, पकिया। और ये बांस का जो मेरे वो जो दिख रहा है, इसकी बांस की प्रजाति भी ठीक नहीं है। ये पतला बांस है ना, हमारे है ना, तो डंडा बांस बोलते हैं ना इसको? लाठी, हाँ लाठी बांस, ये वो बांस है ना। तो कितने हो गए? करला, मोहिला, पकिया। अब इसको जब हम निकालते हैं, ये ध्यान से आप लोग, भाई आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता, हो सकता है जानते होंगे, है ना। लेकिन गांव में भी हमको ये बताना है, क्योंकि गांव वाले जानते ही नहीं, या तो पूरा काट लेते हैं वो, तो गांव वालों को समझाना है कि भाई इस तरह से निकालो, नहीं तो अच्छा। उनके यहाँ पर भी मैंने देखा बहुत सारे ऐसे ही बांस रहते हैं जो एक दूसरे से गुथे हुए, कोई जिसका उपयोग नहीं, जबकि ये बांस की इतनी कमी है और इतना ज़्यादा उपयोग है, उसके बावजूद भी जो है इस तरह के बांस के भिर्रे देखे जाते हैं गाँव में। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बांस काटना है ना, तो बांस काटना है तो ध्यान से सुनिए, जो करला होता है ना उसको बिल्कुल नहीं काटते, हाथ भी नहीं लगाते, है ना। और मोहिला को भी नहीं काटते, जो 2 साल वाला है उसको भी नहीं काटते। अब जो है वो जो पकिया होता है ना, उसको कैसे काटते हैं कि जितना करला है उस भिर्रे में, जैसे ये भिर्रा बोलते हैं ना इसको, जितना करला है उसमें और जितना मोहिला है, मान लो इसमें 3 करला है और 4 मोहिला है, तो 4 और 3 7 हो गया। तो इसके बराबर ही पकिया छोड़ते हैं, बाकी काट देते हैं, पकिया काटते हैं केवल, है ना। तो 7 तो वो छूटेगा और 7 पकिया छूटेंगे। और ध्यान में ये रखते हैं कि जो इसकी वो जो पेरी फेरी है ना, तो पेरी फेरी वाले बांस हम लोग बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं कि ये बांस जो है ना ऐसा हवा के झोंके में इधर आता है, तो अपने आप वो संभले, ठीक है ना। तो इसलिए पेरी फेरी के बांस अगर वो काटने के हमारे हिसाब से कटना भी है उनको, तो नहीं काटते हैं पेरी फेरी वाले, जो पेरी फेरी में एक हाथ लाइन बचा देते हैं, ठीक है ना। अब समझ में। अब इसके बाद क्या होता है मालूम है आपको, बांस काट लिए हमने, निकाल दिए, अलग निकाल दिए, उसके बाद में उसको अपन ने उसकी डालियाँ वाली छाट दी, वो उपयोग में आया। तो अब यहाँ पर जो बांस आएगा, अच्छा उसकी फिर हम गुड़ाई भी कर देते हैं, वो पूरा जो भिर्रा है ना उसकी गुड़ाई सफाई कर देते हैं, उसके बाद में फिर वो करले आते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर तो ना तो उतने करले आ रहे हैं, ना हम उसका फ़ायदा कुछ उठा पा रहे हैं, है ना। तो गांव में जितने भी मतलब हमारे हैं, उनको मतलब समझाएं, जहाँ जहाँ दिखता है जानबूझ करके जाएं कि ये क्यों यार ऐसा क्यों पड़ा हुआ है ना, तो इसका कुछ फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। तो ये बांस के लिए मैंने आपको यहाँ पर रोका था, है ना। बांस कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपने जाना ना अभी, तो अब अपन आगे चलते हैं। तंत्र, ये वो तंत्र है जो जिसके अंतर्गत जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं और जितनी वनस्पतियां हैं, उनके सारे के सारे जीवन चक्र चलते हैं, है ना। अब इसमें 2 मुख्य रूप से 2 घटक हैं जो भाग लेते हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक। अजैविक में कौन है? सजीव, निर्जीव। निर्जीव में कौन आता है? निर्जीव में, सजीव में तो हम ही हैं। हम हैं और उसके अलावा कोई नहीं है, बस हम ही हैं। सजीव में जितने वनस्पतियां हैं और जितने जीव जंतु, सजीव में वो आ गए, ठीक है। निर्जीव में क्या आया? मिट्टी, है ना। मिट्टी, लवण, पानी, लवण मतलब खनिज, पानी, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता ना, ह्यूमस वगैरह जो है ना, वो आया। फिर उसके बाद में प्रकाश आया, तो एक तो प्रकाश निर्जीव में आया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो भी निर्जीव में आया ना। तो प्राणियों में और पादप में मूलभूत क्या अंतर है? यहाँ पर बीच में थोड़ा सा अपन ये भी जानना जरूरी है, क्या अंतर है दोनों में, मूलभूत क्या अंतर है? भाई क्या है कि पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं और हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं, हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं बात कर रहा था पारिस्थितिकी तंत्र की, सजीव और निर्जीव। तो सबसे पहले तो क्या है, ये क्या आएंगे? वनस्पति। यहाँ पर जो घास है, छोटे छोटे पौधे हैं जो 1 वर्षीय है, जिनमें फल लगते हैं, फिर बड़े बड़े
पेड़ हैं उनमें फल लगते हैं, पत्तियां लगती है। तो क्या होता क्या है कि ये कहाँ से कैसे कैसे मतलब जो है जड़ है ना, उनकी जड़ होती है ना, तो जड़ से क्या करते हैं वो पानी लेते हैं। आप लोग भी बोलो कुछ, जड़ से क्या लेते हैं वो पानी, और क्या लेते हैं वो खनिज तत्व है ना, और क्या है ह्यूमस वगैरह सब लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें वो प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं ये, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ये क्या हुए निर्जीव गुण, ठीक है ना। तो इस तरह से अब क्या होता है, ये भोजन बनाते हैं अपना, तो ये अपना भोजन का उपयोग खुद भी करते हैं और दूसरों को भी उपलब्ध कराते हैं, है ना। जो सूर्य है वो इस प्रकृति में ऊर्जा का एक विशाल और एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है। उसके अलावा ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है, और जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अब ऊर्जा क्या होती है, ये जो हम कोयला जलाते हैं, ये क्या है, तापीय ऊर्जा वहाँ से लेते ना। कोयला कहाँ से बना, लकड़ियों से। लकड़ियाँ कहाँ से बनी, फोटोसिंथेसिस से, यानी सूर्य से। यानी जो तापीय ऊर्जा का कन्वर्सन करने वाले या परिवर्तन करने वाले और भोजन बनाने वाले कौन है, एकमात्र पेड़ पौधे। हम या कोई भी प्राणी सनलाइट का किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं करता है ना, उसकी ऊर्जा का कोई उपयोग या कन्वर्सन नहीं करते हम लोग, लेकिन कौन करते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। उनने अब वो क्या हुए कि उनने भोजन बनाया, फल लगे उसमें, तो किसने खाया, हमने, और कोई नहीं। अरे यार तुम मतलब जो बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। हम मतलब बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो हमने तो किसने खाया, शाकाहारी प्राणियों ने खाया, ऐसा है ना, शाकाहारी प्राणियों ने खाया। फिर उसके बाद में शाकाहारी प्राणी को किसने खाया, मांसाहारी, ये छोटे मांसाहारी। फिर छोटे मांसाहारी किसने खाया, फिर उनको किसने खाया, और बड़े मांसाहारी, है ना। तो कैसा चला ये। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये तो चल रहा है लगातार। कैसे चल रहा है, देखिए घास या पेड़, ये फल वगैरह, तो इनको शाकाहारी ने खाया, है ना, शाकाहारी को मांसाहारी। तो ये क्या कहलाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पति होती है, इनको क्या कहते हैं, उत्पादक। क्या कहते हैं इनको, प्रोड्यूसर, है ना। और जो इन पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। क्या कहते हैं, कंज्यूमर या उपभोक्ता, है ना। हम लोग उपभोक्ता हैं, सब सारे के सारे उपभोक्ता हैं। अब फिर जो छोटे जीवों को खाता है वो मांसाहारी, तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जो उसको खाता है वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक। और फिर जो उसको खाता है उसको क्या कहेंगे, तृतीयक। तुम लोग इधर आओ, यहाँ बेटे, हाँ आप आओ, उठ के आ जाओ इधर। नहीं यहाँ आओ, यहाँ बुलवाइए आप उनको। सुन लो, एक बात में सुन लिया करो। आप भी आ जाओ साथ में, दोनों सहेली आ जाओ। चल, लेकिन बात नहीं करना है यहाँ पर। बात करने से क्या होता है, एक तो दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं ना। अरे वहाँ पर कहाँ घुस रहे हो, आप इधर आओ, सामने आओ, वहाँ धूप आ जाएगी थोड़ी देर। यहाँ बैठ जाओ। तो कहाँ थे हम, फिर बुला दिया ना, उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। अब हम यहाँ की बात करते हैं जंगल की। हम जंगल में बैठे हुए हैं ना, बगल में जो घना जंगल लगा हुआ है। तो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा, तो बताएगा क्या, सबसे ऊपर वाला मांसाहारी कौन होगा। अरे जंगल में भाई, जंगल की बात कर रहे हैं हम, बाघ, है ना। तो यहाँ सबसे ऊपर वो है। अब देखिए कहाँ से चला ये मामला, शाकाहारी से। लाओ मैं खेलता हूँ साथ में तुम्हारे। इसको जो कैप है ना, थोड़ा सा ऐसा कर लो, हाँ ऐसे। तो क्या हो, यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, बाघ। चला कहाँ से ये तंत्र है, ये पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है ये, है ना। तो चला घास से, है ना।
फिर कहाँ गया और चला कहाँ से, फोटोसिंथेसिस से या प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है ना। अगर मान लो फिर उसके बाद में क्या होगा कि टाइगर है या जितनी भी वनस्पति है सब के सब क्या होना है, एक दिन मरना है, सब मरे। फिर कहाँ आए, मिट्टी में। तो मिट्टी में कैसे आएंगे वो, सड़ने से आएंगे। लेकिन जोर से बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत दिया तो कोई थोड़ी दिक्कत नहीं, सड़ेंगे वो, है ना। अब सड़ाने वाले कौन है भाई, ये भी यहाँ पर भी देखिए, इसके जो घटक है ना, जो भाग लेते हैं इसमें इकोसिस्टम में, घटक एक तो निर्जीव है, सजीव है, ये तो समझ में आ गया ना आपको। इसको बेटा अच्छी तरह समझ लेना, और ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना ऐसे ही समझ लो आपकी। ये इसके तो बहुत मोटी मोटी पुस्तकें हैं, लेकिन हमको इतना समझना बहुत जरूरी है। क्या है कि एक तो क्या हुआ, सजीव, निर्जीव, निर्जीव, सजीव, और उसके बाद में क्या आएगा, एक और है इसमें बच रहा है। अब घटक यानी डीकंपोजर, जो सड़ाने वाले, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। अब सड़ाएंगे कौन, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, और ये सड़ाते हैं। और दीमक क्या करती है, दीमक रहती है ना, लकड़ियों में लगती है कि नहीं, वो दीमक का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो क्या करती है, खाती है, जितनी लकड़ियों वगैरह पड़ी रहती है ना, तो वो भी एक तरह से डिकम्पोज करती है वो भी, है ना। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, इसको मिट्टी में मिला देते हैं सबको, जितने भी जीव जंतु और वनस्पति है। अगर मान लो ये लोग मिट्टी में सड़ा के मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी में अगर नहीं मिलाए तो क्या होगा, क्या होगा, इकोसिस्टम ही बैठ जाएगा पूरा, है ना। यहाँ पर ढेर लग जाएंगे, पूरे पत्तियों के ढेर लगेंगे जंगलों में, है ना। कोई जितने भी जीव जंतु हैं जो मर गए हैं वो सड़ेंगे नहीं, बीमारियाँ फैलेंगी। मतलब यानी अब इस बात से आप सोच सकते हैं कि जो हमारे जितने जीवन चलते हैं ना, उसमें ये सड़ाने वालों का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। सड़ाने वाले क्या, बैक्टीरिया, फंजाई, और कौन मतलब जो है, और डिकम्पोज जैसे ही कौन करता है, और दीमक, है ना। दीमक एक ऐसा प्राणी है जो लकड़ी में जो सेलुलोज होता है ना, लकड़ी में सेलुलोज होता है ना, वो सेलुलोज को पचाने वाला एकमात्र प्राणी है दीमक, ठीक है ना। अब देखिए आप, यहाँ तक के तो अपन चले, जंगल की बात की अपन ने। इसको क्या कहते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं, इसको कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला, ये चलती है श्रृंखला। और ऐसे जाल भी चलते हैं, जैसे कि क्या हुआ, इसको जैसे घास को खरगोश ने खाया, या मेंढक ने खा गया कभी कभी, है ना, कुछ मेंढक, तो ऐसे छोटे छोटे प्राणी खाते हैं। तो ऐसा ये खाद्य श्रृंखला कैसी चली, जाल बनाती है फिर, और आके ऊपर फिर उनको प्राणी खाते हैं, तो वो एक फिर ऊपर टॉप पे चला जाता है वो, है ना। उनको सबको फिर एक, जैसे मान लो समुद्र में है, तो समुद्र में सबसे ऊपर कौन जाएगी, शार्क, मांसाहारी होती है ना शार्क। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ की जैसी परिस्थिति होगी वहाँ पर वैसा ही ये पारिस्थितिकी तंत्र चलेगा। मतलब वहाँ पर जैसे मान लीजिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख प्रकार है, दो प्रमुख प्रकार। कौन से, एक तो थल में चलने वाला और एक जल में चलने वाला, है ना। तो थल में, अब जैसे जंगल में अलग से चलेगा, अलग प्रकार का चलेगा, हमारे बगीचों में अलग प्रकार का चलेगा, वहाँ बाघ थोड़ी है बगीचों में, खेतों में भी बाघ नहीं है, वहाँ पर कीट है, कीट खाते हैं और पक्षी उनको खा लेते हैं, वो ऊपर है सबसे, तो सब मरते फिर नीचे, है ना। तो वहाँ पर ऐसा चलेगा। फिर उसके बाद जहाँ बर्फ वगैरह पड़ती है वहाँ पर कैसा चलेगा भैया, वहाँ पर कौन है, पोलर बियर, भालू होता ना वहाँ। फिर वहाँ पर और क्या है, स्नो लेपर्ड, तेंदुआ होता है वहाँ पर सबसे ऊपर। फिर वो सब मिट्टी में वहाँ चला। रेगिस्तान में कैसे चलेगा, सबसे ऊपर कौन है रेगिस्तान में,
चील या बाज वगैरह है ना, चील या बाज वगैरह वहाँ छोटे छोटे। अब वहाँ जो रेगिस्तान है, तो जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बोर पानी गए थे, जहाँ ज़्यादा जंगल है ना, और जहाँ ज़्यादा, वैसे भी अगर मान लो कहीं हम लोग शहर में रहते हैं, ऐसी कोई कॉलोनी हो जहाँ पर बहुत अच्छा बाग बगीचे हो, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा। और जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहते अच्छा नहीं लगता है ना। और जहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं, तो वहाँ कैसा लगेगा? रेगिस्तान है, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर जीवन आसान नहीं है। कहाँ पर? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में जीवन क्या होता है? वो चलता नहीं है वहाँ पर, वो रगड़ के चलता है या घसीटता है वहाँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। तो अब इससे क्या समझे कि मैंने आपको बताया था, अब बाघ पे पहुँचे अपन, कि बाघ जो है पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है ना, और जैव विविधता की रक्षा करता है। तो जहाँ पर बाघ होगा वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छा होगा, और जहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे होंगे उसके आजू बाजू के गांव बिल्कुल सुखी रहेंगे, और कहीं वहाँ प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं होगा, और वहाँ ना कोई कोरोना आएगा ना कोई आएगा, ठीक है ना। अभी ये जंगलों में जितने गांव बसे हुए हैं, वहाँ शायद कोरोना से एक भी किसी की व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई होगी। मैंने इसके पहले पूछा था एक बार, तो नहीं, ठीक है। टॉप पर वहाँ अब आए अपन जल पे, है ना। तो जल में हमारी नदियाँ हैं, छोटे छोटे तालाब है, वहाँ पर मछलियाँ सबसे ऊपर आती हैं, कुछ पक्षी खा लेते हैं, वो पक्षी आ गए ऊपर, है ना। जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे चंबल है, तो चंबल में क्या है सबसे ऊपर? वहाँ कौन है चंबल में क्या पाई जाती है? चंबल में क्या पाया जाता है? कौन सा जानवर है? मगरमच्छ, है ना। तो वहाँ पर क्या है? यार बड़ी तकलीफ जाती है, देर में तो पता नहीं क्या बता, देना भी जरूरी है ना। ऑक्सीजन पैदा होती है, उसमें से 80% ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? समुद्र। इसके पहले मालूम था कि नहीं? 80% ऑक्सीजन का उत्पादन समुद्र करते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे कि समुद्र में कैसे चलता है। वहां सबसे ऊपर कौन है? शार्क है। व्हेल क्यों नहीं है? व्हेल सबसे बड़ा होता है ना, व्हेल होता है सबसे बड़ा। व्हेल क्यों नहीं है? व्हेल क्यों नहीं है वहाँ? व्हेल भी तो बड़ी होती है ना मछली। ये सारे के सारे प्रश्न क्विज में हम पूछेंगे। अभी कौन से प्रश्न पूछेंगे तो हमको भी नहीं मालूम है ना, लेकिन पूछेंगे हम। कौन? कैसे कैसे याद आया? ये चॉकलेट। व्हेल मछली क्या होती है? बड़ी होती है सबसे जरूर, लेकिन क्या होती है? शाकाहारी होती है। और शाकाहारी मतलब शार्क में और दोनों व्हेल में एक तो ये अंतर हुआ, दूसरा अंतर क्या है? व्हेल मछली मैमल होती है, स्तनधारी होती है, वो बच्चे देती है, ये शार्क अंडे देती है। याद रहेगा? स्तनधारी होती है कौन? व्हेल। फिर तीसरा अंतर, जो व्हेल मछली होती है वो ऊपर आके सांस लेती है, और जो शार्क होती है वो पानी में सांस लेती है। क्यों लेती है? ऐसा क्यों होता है? वो ऊपर और ये नीचे क्यों? जल्दी बताओ भाई, जो आता है वो जोर से बोल दो। हाँ, अरे उठपटांग भी बोल दोगी तो कोई दिक्कत नहीं। सर वो आकार में बड़ी होती है इसलिए? नहीं, गलत। देखिए, जो व्हेल मछली होती है ना, व्हेल मछली में लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े, तो उसको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। और शार्क मछली में गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स होते हैं, देखना आपने सर्च कर लेना कभी, गिल्स होते हैं। वो गिल्स के कारण जो है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है, वो श्वसन के लिए, ठीक है ना। तो क्या है, जिन जलीय जंतुओं में गिल्स होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, और
जिनमें फेफड़े होते हैं वो बाहर आके लेते हैं, है ना, लंग्स होते हैं। तो इस तरह से ये हमने मतलब जो है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना। अब वो तो कोई भी नहीं जानेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए शाकाहारी नहीं रहे तो क्या होगा? सर मांसाहार हो जाएंगे तो फिर अब तो शाकाहारी नहीं रहेंगे तो फिर मांसाहार कहाँ से होंगे? मतलब शाकाहारी खत्म हो गए तो शाकाहारियों पर कौन कौन निर्भर है? मांसाहारी। मांसाहारी भी खत्म हो जाएंगे ना, बिना भोजन के जिएंगे क्या वो? नहीं, है ना, जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए मांसाहारी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हंसेगा नहीं। नहीं तो मैं उसी से प्रश्न पूछूंगा, मैं जो हंसेगा उसी से। गलत बताते हैं वो तो गलत बता रहे, कम से कम आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना। जब पूछने का नंबर आता तो कोई ऐसा करता, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता, और ये कुछ ही लोग बोलते हैं बेचारे। तो क्या है, फिर वही बात आई ना, क्या बता रहा था मैं? मांसाहारी अगर समाप्त हो गया तो क्या होगा? टाइगर खत्म हो गया तो क्या होगा? शाकाहारी बढ़ जाएंगे, खेतों में घुसेंगे, आपस में लड़ेंगे, है ना, खुद ही मर जाएंगे। मांसाहारी बढ़ गया तो क्या होगा? वो भी आपस में लड़ेंगे, है ना, भोजन के लिए झगड़ा होगा उनका, है ना, ज़्यादा वो अपने आप ही लड़ के मर जाएंगे। इसलिए तो बाघ ने अपनी टेरिटोरी बना के रखी है ना, तो कोई ज़्यादा नहीं आए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई दो बातें और करेंगे। कीट आया था ना, कीट, है ना। सुनो इधर आप लोग, उधर वालों को इधर लमाया पक्षी। कीट हमारे लिए क्या करते हैं भाई? सब लोग ध्यान से, तुम इधर रुक जाओ, जल्दी आओ, तुम आ जाओ, आगे जल्दी आ जाओ। यहाँ वहाँ नहीं यार, ये सामने, इधर जल्दी उठो, जल्दी फट। ऐसे हाँ, अच्छे से जम के बैठ जाओ। कीट हमारे लिए क्या करते हैं? जल्दी बताओ आप। चींटी है क्या? चींटी है क्या? हाँ तो इधर आओ, चींटी है तो तुमने वो पत्थर को क्यों आवश्यक है भाई? क्या करते हैं कीट पतंगे? क्या करते हैं? कीट क्या करते हैं भाई? उधर बहुत दूर बैठे हैं जो लोग, क्या करते हैं कीट? किसी भी चीज को सड़ाने के बाद। गलत। सर मधुमक्खियाँ भी कीट में आती है। हाँ। मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती है तो ये फूल का वो फूल में ट्रांसफर करती है, तो उससे मतलब फल से वो बनते हैं। फिर भी मतलब बहुत अच्छा जवाब आपने बड़े सोच समझ के दिया, लेकिन ये भी पूरा नहीं है जवाब। ये लीजिए। और अच्छा नहीं, आप परागण समझते हैं कि नहीं? पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पॉलिनेशन जो नर पुष्प से मादा पुष्प तक के परागकण को पहुंचाए, पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाए, है ना। तो वो क्यों पहुंचाते हैं? उसके बाद बीज बनता है। परागण या पॉलिनेशन कौन करते हैं? कीट करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, बीज ही नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो 50%, उसमें से भी 75 में से 50% परागण वो करती है। कौन? मधुमक्खियां। तो कीटों को नियंत्रित करने वाला कौन है? पक्षी। अगर वो ज्यादा होंगे तो उसको नियंत्रित कौन करेगा? पक्षी। लेकिन हम कैसे नियंत्रित कर रहे हैं उनको? जो इंसेक्ट है या जो कीट है वो मर रहे हैं, तो परागण की समस्या आने वाले समय में निरंतर बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरा, हम जो कीटनाशक डालते हैं फसल में, इधर ध्यान दो भाई, इसीलिए मैं बैठाया हूँ कि कम से कम आराम से आप लोग सुन सको। कीटनाशक से एक तो कौन मरे? कीट मरे। फिर अगर वो कीट को, पक्षी को थोड़ी मालूम कि इसमें जहर है,
वो भी खा लेते हैं, वो भी मरे, वो मरे। फिर उसके बाद में नीचे जो केचुए रहते हैं वो भी मरे, जाता नहीं धरती के अंदर। तो केचुए क्या करते हैं भाई, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं वो, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं, फिर वो उसको बड़ा महीन करके अपने बाहर निकालते हैं बाड़ियों की बागड़ में, है ना, छोटे छोटे पेड़ों पे ऐसी लगी रहती है। याद रखना जो नाम बता रहे हैं साहब, ध्यान से, वो इसमें पूछा जाएगा। मोहरस, बहुत बड़ा जानकारी। मोहरस, है ना। तो बड़ा अभी और भी बड़ा है दादा, और भी बड़ी जानकारी है, सुनते रहना, है ना, अच्छे से सुनना दादा। हाँ, तो मधुमक्खी अभी समाप्त हो रही है हमारी बाड़ियों में, अभी एक भी मधुमक्खी के छत्ते नहीं लगते, मतलब वहां से तो 100% गई। नाम लिख सकते हैं आप, अल्बर्ट आइंस्टीन। कुछ वर्षों पहले अल्बर्ट आइंस्टीन नामक के वैज्ञानिक ने ये कहा था कि इस पृथ्वी पर जब मधुमक्खियां समाप्त हो जाएगी तो उसके 3-4 साल बाद सारे जीवन समाप्त हो जाएंगे। ये तो आपने, तो फिर जब आपने पढ़ा है तो इसके बारे में सोचा तो होगा ना कि क्या करते हैं भाई, है ना, ये आखिर क्या। तो मधुमक्खियां धीरे धीरे, अच्छा अभी छोटी मधुमक्खी की बात किया मैंने, आपको जो बड़ी मधुमक्खियां भी जो जैसे कि हमारे बेलाखारी, आपके बेलाखारी हुआ, पाताल कोट हुआ, महादेव की पहाड़ियाँ हुआ, इधर में मतलब जहाँ जैसे अम्बाड़ा वगैरह में भी, अम्बाड़ा जहाँ बैठे हैं ना पर जो घना जंगल है उसमें, तो ये धीरे धीरे ये भी कम हो गई। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप कि मधुमक्खियों की विश्व में कितनी प्रजातियां हैं? 20,000। कितनी प्रजातियां? इधर इधर ध्यान देंगे, कितनी प्रजातियां हैं? 20,000। उसमें से 5 प्रकार की मधुमक्खियां शहद उत्पादित करती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार में सबसे ऊपर कौन सी आती है? भौर, क्या बोलते हैं उसको? आज्ञा, है ना, वो सबसे बड़ी होती है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है वो, ठीक है ना। वो कहाँ लगती है? बड़े बड़े ऊंचे झाड़ों पे लगती हैं, बिल्डिंगों पे लगती हैं बड़ी बड़ी, और वो लगभग जो है 15-20 किलो शहद उससे निकलता है, ठीक है। उसके बाद में वो जहाँ पर जिस छत्ते पे जहाँ पर बैठती है, जहाँ पर अपना वो घर बनाती है, उसके आजू बाजू करीब करीब वो 10 किलोमीटर परिधि में वो घूमती है। काय के लिए? पराग के लिए, फूलों के रस के लिए। फिर दूसरे नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे कौन आती है? सतपुड़िया। क्या नाम है उसका? सतपुड़िया। ये कहाँ घर बनाती है? जैसे पोले झाड़, मिट्टी के अंदर, है ना। और उधर कोने में आवाज कौन कर, मिट्टी के अंदर पोले झाड़ों में ये घर बनाती है। इसको सतपुड़िया इसलिए कहते हैं कि 7 इसमें छत्ते होते हैं, लेकिन अगर मान लो उसको ज्यादा जगह मिल गई तो 14 छत्ते भी बना सकती है। 10 किलो से 15 किलो तक शहद इसमें निकलता है, ठीक है ना। इसकी मक्खियाँ बड़ी, जो भौर होती है उससे थोड़ी छोटी होती है, और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है। वो ज़्यादा मीठा होगा, ये उतना मीठा नहीं रहता, है ना। दोनों औषधि में काम आते हैं, ठीक। इसके बाद आई मोहरस। मोहरस यानी छोटे छोटे छत्ते होते हैं जो ना अपने घरों के आजू बाजू कहीं लगती है, कभी कभी देखने में आती है। तो ये मधुमक्खी क्या होती है? ये भी करीब करीब 3 किलोमीटर के दायरे में घूमती है ये रस के लिए। और शहद कितना देती है ये? आधा किलो से बहुत हो गया 1 किलो, बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 किलो, ठीक है। उसके बाद आती है बड़ी कोथी। बड़ी कोथी छोटी छोटी मक्खियाँ होती है। बड़ी कोथी जो है वो पोले झाड़ों में रहती है। बड़ी कोथी अम्बाड़ा के जंगल में, और मैंने किसी से पूछा था डुकरजला में भी, हाँ, तो अम्बाड़ा के जंगल में और महादेव की पहाड़ियों पर, यानी उधर सांगाखेड़ा, भूरा भगत वगैरह जो है ना, वहाँ पर ये वहाँ के जंगलों में पाई जाती है। और इसका शहद 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये किलो तक के बिकता है। बहुत ज़्यादा औषधियों में काम आता है। किसका? बड़ी कोथी। फिर उसके बाद छोटी कोथी आती है, वो भी पोले झाड़ों में रहती है और यहाँ पर भी पाई जाती है वो, है ना। उसका शहद जो है वो 50 ग्राम से 100 ग्राम तक निकलता है। शहद में खट्टा मीठा होता है ये। तो शहद उत्पादन करने वाली मेन जो है कौन सी मक्खियाँ हैं? सतपुड़ियाँ हैं। और ये भी बहुत कम हो गई है।
इनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको इनको बचाना है तो फिर कीटनाशक का उपयोग हमको बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये निरंतर कम होती जा रही है, ये खतरे की घंटी है, ठीक है ना। तो इस पर भी हमको ध्यान देना है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ आप सोचोगे साला हम क्या कर लेंगे, साहब तो कुछ भी बोलते ऐसा नहीं है। क्या है कि हम लोग इसके बारे में मंथन करें, सोचे हम लोग जो है कुछ बहुत सारे लोग जैविक खेती कर रहे हैं, तो वो कहाँ से क्या ऊपर से थोड़ी अलग से थोड़ी पैदा होके आए वो, है ना। तो वो भी तो किसी ने बोला होगा ना। तो अपन थोड़ा थोड़ा कहीं ऐसे मतलब जो है बात करेंगे और जागरूकता लाएंगे तो निश्चित